नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रात राजा और आपका स्वागत है इस चैनल पर जहां हर रात आप सुनेंगे मजेदार, डरावनी और रोमांचक कहानियां। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलिए बिना देर किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ओस्लो की ठंडी हवा हमेशा मेरे चेहरे पर किसी अजनबी की तरह लगती थी। मैं पुलिस में कई साल बिता चुका था, लेकिन हर बार जब मैं सिगरेट जलाकर खड़ा होता तो ऐसा लगता कि शहर की खामोशी मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रही है। मैं जानता था कि यह सिर्फ हवा की आवाज है, लेकिन कभी कभी लगता कि अतीत भी मेरे आसपास मंडरा रहा है। उस सुबह भी कुछ वैसा ही था। मैं पुलिस मुख्यालय की इमारत से बाहर आया, जेब से लाइटर निकाला और अपनी आदत के मुताबिक पहली कश ली। मेरे दिमाग में पिछले हफ्तों की घटनाएं घूम रही थीं। मुझे याद है कि मैं कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से लौटा था। सिडनी की गलियों से निकली वह अंधेरी कहानी मेरे साथ यहां तक चली आई थी। मैं जानता था कि ओस्लो में भी ऐसे साए हैं जिनसे बच पाना आसान नहीं होगा। पुलिस विभाग में मेरी इमेज अलग तरह की थी। कुछ लोग मुझे सीधे सपाट कहते थे तो कुछ बेवकूफाना। मैं जानता था कि मैं भीड़ में फिट नहीं होता, लेकिन सच कहूं, मुझे उसकी परवाह नहीं थी। उसी समय खबर आई कि मुझे एक नया काम सौंपा जा रहा है। मुझे ज्यादा विवरण नहीं दिया गया, बस इतना बताया गया कि मामला संवेदनशील है और इसे सही तरीके से संभालना जरूरी है। जब मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी से और जानकारी मांगी, तो उसने मुझे घूर कर कहा, हैरी, इस बार कोई गलती मत करना। मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा है। यह सुनकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपराधियों का पीछा करने के लिए बना था, न कि राजनेताओं के खेल समझने के लिए। लेकिन काम तो काम था। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मामला असल में क्या है। नॉर्वे के भीतर कोई विदेशी स्नाइपर राइफल लाने की कोशिश कर रहा था, और यह राइफल कोई साधारण हथियार नहीं थी। वह एक ऐसी जर्मन राइफल थी जिसका इस्तेमाल दूसरी विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। यह जानकारी सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मेरी पीढ़ी युद्ध के बाद पैदा हुई थी, लेकिन युद्ध की छायाएं हमारे देश पर अब भी लटक रही थीं, और अब वही अंधेरा फिर से सिर उठा रहा था। मैंने अपनी जांच वहीं से शुरू की। सबसे पहले मैंने कस्टम और इंटेलिजेंस से संपर्क किया। दस्तावेजों में जो नाम मिले वे ज्यादातर झूठे थे। कोई असली सुराग नहीं, बस नकली पहचाने और खाली रजिस्टर। यह साफ था कि काम किसी पेशेवर ने किया है। सवाल यह था कि हथियार यहां क्यों लाया जा रहा है? क्या कोई हत्या होने वाली है, या फिर यह सिर्फ किसी कलेक्टर का शौक है? मेरे दिमाग में सवाल घूमते रहे। मैं देर रात तक ऑफिस में बैठा रहा, टेबल पर फैले कागजों और फाइलों को घूरता रहा। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर कॉफी का कप ठंडा हो चुका था। ऐसी रातों में अकेलापन और ज्यादा महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन अब मेरा हिस्सा बन चुका था। जांच की कड़ी धीरे धीरे मुझे कुछ पुराने सैनिकों की तरफ ले गई। वे लोग जिन्होंने कभी पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी। मैं उनकी आंखों में अब भी युद्ध की आग देख सकता था। उनमें से कई आज बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके दिलों में अब भी पुराने जख्म और नफरतें जिंदा थीं। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो कुछ ने मुंह फेर लिया और कुछ ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लग रहा था कि यह हथियार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच का पुल है। एक रात जब मैं अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देख रहा था, तो मुझे अचानक लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। शायद यह मेरी आदत थी, लेकिन इस बार एहसास ज्यादा गहरा था। मैंने नीचे सड़क पर देखा, जहां बर्फ पर किसी के जूते के ताजा निशान थे, लेकिन जब मैंने जल्दी से सीढ़ियां उतरकर बाहर झांका, तो वहां कोई नहीं था। यह खेल शुरू हो चुका था। मैं जानता था कि मेरा रास्ता आसान नहीं होगा। किसी ने इस राइफल को यहां लाने में काफी दिमाग और ताकत लगाई थी, और ऐसे लोग कभी आसान प्रतिद्वंदी नहीं होते। मुझे लग रहा था कि मैं एक ऐसी गुत्थी में फंस रहा हूं जहां हर धागा अतीत के किसी अंधेरे हिस्से से जुड़ा हुआ है। उस रात मैं देर तक सो नहीं सका। मैंने अपनी पुरानी नोटबुक खोली और एक एक करके सारे नाम और सुराग लिखे। मुझे पता था कि यह यात्रा मुझे नॉर्वे के उस हिस्से तक ले जाएगी जहां अब तक छुपे हुए रहस्य दबे पड़े हैं। और शायद यह यात्रा सिर्फ पेशेवर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी बन जाएगी। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो मेरे सहयोगियों ने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। वे जानते थे कि जब मैं किसी मामले में डूब जाता हूं, तो अपनी दुनिया से कट जाता हूं। मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं की,
बस अपनी डेस्क पर बैठकर चुपचाप फाइलें खोल दी। कागजों की सरसराहट, टाइपराइटर की आवाज और बाहर की बर्फ, यही मेरी दुनिया थी। लेकिन इस शांति के भीतर कहीं ना कहीं एक तूफान उठ रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ एक केस नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वह अध्याय बनने जा रहा है जो मुझे मेरी अपनी सीमाओं तक ले जाएगा, और शायद उसके भी पार। मेरे सामने पड़ी फाइलों में ज्यादा कुछ नया नहीं था। सारे कागज ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अधूरा छोड़ा हो। नाम नकली थे, पते गायब थे, और तारीखें मेल नहीं खाती थीं। फिर भी एक चीज बार बार ध्यान खींच रही थी, एक पुरानी जर्मन राइफल का जिक्र। यह वही हथियार था जो कभी नाजी सैनिकों के हाथों में चमकता था। मैं सोच रहा था, आखिर कोई क्यों चाहेगा कि इतना पुराना लेकिन घातक हथियार नॉर्वे लाया जाए। मैंने अपने बॉस से और जानकारी मांगनी चाहिए, लेकिन उसने बस इतना कहा, हैरी, फिलहाल तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, काम करो, बस। यह सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रहा। मुझे पता था कि यह मामला राजनीति से जुड़ा है, और वहां सवाल पूछने से ज्यादा दुश्मन बनते हैं। उस दिन मैंने तय किया कि अब मुझे अपने तरीके से काम करना होगा। मैंने सबसे पहले उन लोगों की सूची तैयार की जो हथियारों की तस्करी में शामिल हो सकते थे। लेकिन जैसे जैसे नाम सामने आए, उनमें से कई ऐसे थे जिन पर सीधा शक करना आसान नहीं था। कुछ तो समाज के सम्मानित नागरिक थे, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका रिश्ता अंधे धंधों से है। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक सैनिक से हुई जो अब रिटायर हो चुका था। उसका नाम डैनियल था। उसकी उम्र 80 के करीब होगी, लेकिन आंखों में अब भी चमक बाकी थी। उसने मुझे बैठने को कहा और धीरे धीरे बीते दिनों की बातें बताने लगा। उसने कहा कि उसने पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी। उसने उन ठंडी रातों, गोलीबारी और अपने साथियों के खून से भीगी बर्फ का जिक्र किया। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व भी। जब मैंने उससे उस राइफल के बारे में पूछा, तो वह कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, हैरी, वह हथियार सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, वह हमारे अतीत का बोझ है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उसे फिर से जिंदा किया जाए। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने उससे और सवाल पूछना चाहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। बस इतना कहा, तुम्हारे सवाल तुम्हें खतरनाक रास्ते पर ले जाएंगे, संभल कर चलना। मैं जब वहां से निकला तो मेरे दिमाग में उसकी बातें गूंज रही थीं। एक पुराना सैनिक, एक पुराना हथियार, और आज का नॉर्वे, ये सब किस धागे से बंधे हैं। मुझे लग रहा था कि यह कहानी सिर्फ तस्करी या अपराध की नहीं है। इसमें अतीत की छाया गहरी है। उसी शाम मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचा। थका हुआ था, लेकिन नींद दूर थी। मैंने लाइट बंद की और खिड़की से बाहर झांका। सड़क खाली थी, बस हल्की बर्फ गिर रही थी। लेकिन अचानक मेरी नजर उस कोने पर पड़ी जहां अंधेरा ज्यादा गहरा था। मुझे लगा जैसे कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा, पर कुछ नहीं दिखा। शायद वह मेरा भ्रम था, या शायद सचमुच कोई था। अगले दिन मुझे खबर मिली कि एक अज्ञात आदमी की हत्या हो गई है। शव शहर के बाहर जंगल में मिला था। जब मैं वहां पहुंचा, तो बर्फ पर ताजे खून के निशान अभी भी साफ दिख रहे थे। पीड़ित की पहचान तुरंत नहीं हो सकी, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने उसका चेहरा साफ किया, तो मैं सन्न रह गया। वह वही आदमी था जिससे मैं पिछले हफ्ते मिला था, डैनियल। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कल ही तो उसने मुझसे कहा था कि संभल कर रहना, और आज वह खुद इस दुनिया में नहीं था। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। किसी ने जानबूझकर उसका मुंह बंद किया था। मैंने उसके घर की तलाशी ली। वहां धूल से भरे पुराने बक्से पड़े थे। उनमें युद्ध की यादें थीं, फोटोग्राफ, मेडल और कुछ चिट्ठियां। जब मैंने एक बक्सा खोला तो मुझे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर कुछ स्थान चिह्नित थे। मुझे लगा कि यही सुराग है। लेकिन ठीक उसी समय मैंने पीछे दरवाजे की आहट सुनी। मैंने जल्दी से नक्शा जेब में डाल लिया और पीछे मुड़ा। दरवाजा बंद था, पर मुझे यकीन था कि कोई अभी अभी वहां था। मामला अब और खतरनाक हो चुका था। किसी ने पुराने सैनिक को मार दिया था, और अब शायद अगला नंबर मेरा हो सकता था। लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने कसम खाई कि डैनियल की मौत बेकार नहीं जाएगी। मैं पता लगाऊंगा कि इस खेल का असली मास्टर कौन है। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा, तो नींद फिर दूर थी। हर आवाज मुझे चौकन्ना कर रही थी। कभी लगता कि खिड़की के बाहर कोई परछाई है, कभी दरवाजे पर हल्की आहट।
मैं समझ रहा था कि अब मैं सीधा उस जाल में फंस चुका हूं, जहां से निकलना आसान नहीं होगा। सुबह ऑफिस पहुंचा तो माहौल कुछ अलग था। सब लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे कोई बड़ी खबर हो। मैंने कॉफी का कप उठाया और अपनी डेस्क पर बैठा ही था कि मेरे साथी ब्योर्न ने पास आकर कहा, हैरी, सुना तुम डैनियल से मिले थे? मैंने सिर हिलाया। उसने आगे कहा, अब वह मर चुका है और ऊपर वाले लोग इसे बस एक सामान्य हत्या बताना चाहते हैं। मुझे यह सुनकर गुस्सा आया। डैनियल का कत्ल सामान्य नहीं था। मैंने ब्योर्न से ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, कुछ लोग सच्चाई छुपाना चाहते हैं, लेकिन यह खेल अब मेरे सामने खुलेगा। वह मुझे घूर कर चला गया। मैं जानता था कि ज्यादा लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। मैंने जेब से नक्शा निकाला जो डैनियल के घर से मिला था। उस पर कुछ लाल निशान बने थे। एक जगह खास तौर पर मेरे ध्यान में आई, ओस्लो के बाहर का पुराना गोदाम। मैंने उसी दिन वहां जाने का फैसला किया। गोदाम सुनसान जगह पर था। टूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे देखकर लगता था जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया। लेकिन जब मैंने अंदर कदम रखा तो मुझे लगा कि जगह हाल ही में इस्तेमाल हुई है। फर्श पर ताजा पैरों के निशान थे। कोने में कुछ खाली बक्से रखे थे जिनमें हथियार छिपाए जा सकते थे। मैंने हर कोना टटोला और तभी एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जब मैंने उसे खोला तो मेरे हाथ कांप उठे। उसमें जर्मन सैनिकों की पुरानी वर्दियां और दस्ताने रखे थे। मैं समझ गया कि यह खेल सिर्फ एक हथियार का नहीं है। कोई युद्ध की परछाइयों को फिर से जिंदा करना चाहता है। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज हुई। मैंने तेजी से पिस्तौल निकाली और अंधेरे में छिप गया। दो आदमी अंदर आए। वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनके शब्द मेरे कानों तक साफ पहुंचे। वे कह रहे थे, हथियार पहुंच चुका है, अब बस सही समय का इंतजार करना है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह वही सुराग था जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन मैं जानता था कि अभी बाहर आकर उन्हें पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। वे दोनों पेशेवर लग रहे थे। मैंने चुपचाप उनकी बातचीत सुनी और जब वे जाने लगे तो धीरे धीरे बाहर निकल आया। मैंने उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। ऑफिस लौटकर मैंने गाड़ी की जानकारी निकलवाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसका मतलब साफ था, गाड़ी भी फर्जी नंबर प्लेट से चल रही थी। मुझे लग रहा था कि जिस जाल में मैं फंस रहा हूं वह गहरा है और इसमें कई परतें हैं। उस रात मैंने शराब का गिलास हाथ में लिया और खिड़की से बाहर देखा। शहर की बत्तियां दूर तक चमक रही थीं, लेकिन मेरे भीतर अंधेरा और गहरा हो रहा था। मैंने सोचा, क्या यह सिर्फ पेशेवर मिशन है या कोई मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस लड़ाई में घसीटना चाहता है? डैनियल की हत्या के बाद से मुझे लग रहा था कि मेरी अपनी जान भी खतरे में है। इसी बीच एक और झटका लगा। मुझे फोन पर खबर मिली कि डैनियल की पुरानी चिट्ठियों में से एक चोरी हो गई है। मैंने फौरन उस घर का दौरा किया। वहां ताला टूटा हुआ था और बक्से उलटे पड़े थे। इसका मतलब था कि कोई और भी उसी नक्शे और सुराग के पीछे था, जिसे मैंने पहले ही पा लिया था। सवाल था, कौन? रात को जब मैं अपने अपार्टमेंट लौटा तो मुझे लगा जैसे कमरे में कोई था। दरवाजा बंद था, लेकिन टेबल पर रखी किताबें थोड़ी खिसकी हुई थीं। मैंने चारों तरफ तलाशी ली, पर कोई नहीं मिला। लेकिन यह साफ था कि कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अगली सुबह मैंने तय किया कि अब मुझे अतीत में गहराई से जाना होगा। मैंने पुराने रिकॉर्ड देखना शुरू किए। उनमें से कई दस्तावेज युद्ध के समय के थे। उनमें एक खास यूनिट का नाम बार बार सामने आ रहा था। यह यूनिट नॉर्वे के उन सैनिकों की थी जो युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के साथ मिलकर लड़े थे। यह सुनकर मेरा दिमाग सन्न रह गया। क्या आज वही यूनिट या उसके वंशज फिर से किसी योजना पर काम कर रहे थे? मुझे लग रहा था कि यह सिर्फ तस्करी नहीं, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई है। कोई ऐसा है जो नॉर्वे के अतीत को फिर से जिंदा करना चाहता है, और शायद वही लोग इस हथियार को लाकर कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। मैं अब पीछे नहीं हट सकता था। यह कहानी सिर्फ डैनियल या उस राइफल की नहीं थी। यह नॉर्वे की आत्मा की लड़ाई थी, और मुझे इसमें उतरना ही था, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। उस सुबह मैंने देर तक कॉफी के कप को हाथ में पकड़े रखा। खिड़की से बाहर गिरती बर्फ पर नजरें टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा था। नक्शा अब भी मेरी जेब में रखा था, और उसकी ओर बार बार हाथ जाने की आदत बन चुकी थी। ये मानो कोई रहस्य की चाबी हो जिसे दुश्मन भी ढूंढ रहा है, और मैं भी। मैंने ठान लिया कि अब सीधे उस नक्शे पर बने
बाकी चिन्हों की जांच करनी होगी। पहला चिन्ह ओस्लो के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान के पास था। जब मैं वहां पहुंचा तो हवा बेहद ठंडी थी और पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ। बर्फ से ढकी कब्रों की कतारों के बीच चलते हुए अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी निगरानी कर रहा है। मैंने जेब में छिपी पिस्तौल पर हाथ रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कब्रिस्तान के एक कोने में मुझे पत्थर की पुरानी कब्र मिली, जिस पर जर्मन भाषा में कुछ उकेरा था। शब्द धुंधले हो चुके थे, लेकिन मैंने पढ़ने की कोशिश की। फ्यूडी हाइमाट, इसका मतलब था मातृभूमि के लिए। यह देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। यह नाजी सैनिकों का नारा था। किसी ने जानबूझकर इस कब्र को चिह्नित किया था। मैं झुककर पत्थर के आसपास देखने लगा। मिट्टी थोड़ी हिली हुई थी, जैसे हाल ही में कोई खोदने आया हो। मैंने उंगलियों से बर्फ हटाई और थोड़ी मिट्टी कुरेदी। वहां एक जंग लगी छोटी सी डिब्बी दबी थी। जब मैंने उसे खोला तो अंदर कुछ कागज और एक धातु का बैज था। कागज पर पुराने नाम लिखे थे, शायद सैनिकों के, और बैज पर वही नाजी चिन्ह। मैंने डिब्बी अपनी जेब में डाली, लेकिन तभी पीछे से आहट आई। किसी ने कदम बढ़ाए थे। मैंने तेजी से मुड़कर देखा तो दो आदमी दूर खड़े थे। उन्होंने तुरंत मेरी ओर बढ़ना शुरू किया। मैंने आवाज लगाई, रुको, पुलिस हूं मैं। लेकिन वे बिना कुछ कहे तेजी से दौड़ने लगे। मैंने पीछा किया, लेकिन बर्फ में वे तेज भाग रहे थे। कुछ दूरी पर पहुंचकर वे एक गाड़ी में कूदे और तुरंत गायब हो गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। सांसें तेज चल रही थीं। स्पष्ट था कि कोई और भी इन सुरागों के पीछे है और मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है। मैं अब और सतर्क हो गया। यह खेल सिर्फ जांच का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का हो चुका था। ऑफिस लौटकर मैंने कागजों को ध्यान से पढ़ा। उनमें से एक नाम ने मुझे चौंका दिया। वह था गुडब्रांडसन। यह नाम मैंने पहले भी सुना था। यह एक पुराने सैनिक का नाम था जो युद्ध के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कुछ लोग कहते थे कि वह रूस चला गया, कुछ कहते थे कि वह मारा गया, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। अब उसका नाम यहां होना यह बताता था कि कहानी गहरी है। मैंने गुडब्रांडसन के बारे में पुराने रिकॉर्ड खंगाले। एक फोटो मिला जिसमें वह सैनिक साथियों के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में अजीब चमक थी। मैं समझ गया कि अगर यह आदमी जिंदा है या उसके अनुयायी अब भी मौजूद हैं, तो खतरा और बड़ा है। उस शाम मुझे एक अनजान कॉल आया। आवाज गहरी और भारी थी। हैरी, तुम जिस रास्ते पर हो वहां से लौट आओ। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। मैंने पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन लाइन कट गई। मैंने फोन नीचे रखा और कुछ पल तक सोचता रहा। यह साफ था कि दुश्मन मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। अगले दिन मैंने नक्शे पर बने दूसरे चिन्ह की ओर रुख किया। यह जगह शहर से थोड़ी दूर एक पुरानी झील के किनारे थी। वहां पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने मुझे अंदर तक जमा दिया। किनारे पर बर्फ की मोटी परत थी और पानी ठहरा हुआ लग रहा था। लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो झील के पास एक पुरानी लकड़ी की नाव उलटी पड़ी थी। नाव के नीचे मैंने तलाश की तो एक और सुराग मिला, एक धातु का केस। उसे खोलते ही मुझे अंदर से एक पुराना फोटो एल्बम मिला। तस्वीरों में सैनिकों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन उनके चारों ओर युद्ध की छाया साफ दिख रही थी। उनमें से एक तस्वीर में वही राइफल थी जिसके पीछे मैं लगा था। यह देखकर मेरी सांसें थम गईं। अब साफ था कि यह हथियार सिर्फ किसी अपराधी का शौक नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा का हिस्सा है। कोई चाहता था कि पुराने जख्म फिर से हरे हों और नॉर्वे की जमीन पर उस राइफल की गूंज सुनाई दे। मैंने केस बंद किया और वापस शहर की ओर लौटने लगा। रास्ते में बार बार मुझे वही सवाल काटने लगा, कौन है जो इन सुरागों को जोड़ रहा है और उसका असली मकसद क्या है? रात को नींद नहीं आई। डैनियल की आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी, यह हथियार हमारे अतीत का बोझ है। मैंने तय किया कि चाहे जो हो, मैं इस बोझ का सच सामने लाकर रहूंगा। सुबह जब दफ्तर पहुंचा तो माहौल और तनावपूर्ण था। मुझे देखते ही मेरे बॉस ने बुला लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने फाइल मेज पर पटकते हुए कहा, हैरी, तुम किस दिशा में जा रहे हो? ऊपर से दबाव बढ़ रहा है। वे लोग चाहते हैं कि मामला शांत रखा जाए। तुम हर कदम पर और शोर मचा रहे हो। मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सर, यह मामला सिर्फ एक हथियार का नहीं है। इसमें पुराने सैनिकों का नेटवर्क जुड़ा हुआ है। वे किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं।
उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें जो करना है चुपचाप करो। मीडिया तक कुछ नहीं जाना चाहिए। और याद रखो, अगर तुमने कोई गलती की तो बचाना मुश्किल होगा। मैं बाहर निकला तो मेरे भीतर गुस्सा और बेचैनी दोनों उमड़ रहे थे। पुलिस की वर्दी पहनने का मतलब यही था कि सच को सामने लाना। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सच से डरने वाले हमारे ही बीच बैठे हैं। मैंने नक्शे पर नजर डाली। एक और चिन्ह बाकी था, ओस्लो की पुरानी मिलिट्री बैरक। जब मैं वहां पहुंचा तो जगह सुनसान थी। जंग लगे गेट को धक्का देकर अंदर गया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, सड़े हुए लकड़ी के फर्श और टूटी खिड़कियां, हर कोना युद्ध की गवाही दे रहा था। अंदर गहराई में एक कमरा मिला। दरवाजा बंद था लेकिन ताले पर हाल ही में खरोंच के निशान थे। मैंने पिस्तौल निकाली और धीरे से धक्का दिया। कमरा खुला और अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी जिस पर नक्शे फैले हुए थे। नक्शों पर लाल गोले बने थे। ये सब ओस्लो और उसके आसपास की जगह थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई साधारण चोरी या तस्करी नहीं थी। ये किसी हमले की योजना थी। अचानक पीछे से हल्की सी आहट आई। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, चेहरा मास्क से ढका हुआ। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। उसने बिना कुछ कहे मेरी ओर झपट्टा मारा। मैंने पिस्तौल उठाई और चेतावनी दी, रुको, पुलिस हूं। लेकिन वह नहीं रुका। हमने अंधेरे कमरे में झगड़ना शुरू किया। वह ताकतवर था, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। धक्का मुक्की में मेज पर पड़े नक्शे गिर गए। मैं किसी तरह उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मैंने पूरी ताकत लगाई और उसे दीवार से टकरा दिया। वह दर्द से कराहते हुए नीचे गिर पड़ा। मैंने टॉर्च उसकी ओर फेंकी और पिस्तौल ताने रखा। लेकिन जब मैंने मास्क हटाया तो मेरा दिल दहल गया। वह कोई अनजान आदमी नहीं था। वह एक पूर्व सैनिक का बेटा था जिसे मैंने बचपन में देखा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने थकी हुई आवाज में कहा, हम अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने जिस मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी, हम उसे भूलने नहीं देंगे। उसकी आंखों में पागलपन और नफरत दोनों चमक रहे थे। मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। यह सिर्फ अपराध नहीं था, यह विचारधारा थी। ऑफिस लौटकर मैंने बॉस को रिपोर्ट दी। उसने बस ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, पर इसे छोटा रखो, ज्यादा लोगों को मत बताओ। मैं समझ गया कि वह अब भी सच्चाई दबाना चाहता है। रात को अकेले बैठा तो शराब का गिलास हाथ में था और खिड़की से बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी। मैं सोच रहा था, अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या होगा? कितने लोग इस विचारधारा में शामिल हैं? और वह हथियार अब कहाँ है? डैनियल की मौत, पुराने नक्शे, कब्रिस्तान, झील और अब यह बैरक, सब मुझे एक ही दिशा में ले जा रहे थे। कोई बड़ा हमला होने वाला था, लेकिन कब और कहां, यह अब भी रहस्य था। मैंने ठान लिया कि चाहे ऊपर वाले दबाव डालें या मेरी जान पर खतरा हो, मैं यह योजना समय रहते रोकूंगा। क्योंकि अगर देर हुई तो नॉर्वे का अतीत फिर से खून और गोलियों में लौट आएगा। सुबह से ही बेचैनी घेर रही थी। रात को जिस बैरक में मैंने नक्शे और योजना देखी थी, उसकी छवियां अब भी दिमाग में घूम रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे समय बहुत कम है और दुश्मन हमसे कई कदम आगे। ऑफिस पहुंचा तो ब्योर्न ने तुरंत खबर दी कि शहर के बाहरी इलाके में किसी ने फायरिंग की आवाज सुनी है। पुलिस जब वहां पहुंची तो खाली खोल पड़े मिले, पुराने जर्मन राइफल के। ये सुनते ही मेरी नसें तन गईं। वही हथियार जिसकी मैं तलाश कर रहा था, अब इस्तेमाल भी हो चुका था। इसका मतलब था कि हथियार नॉर्वे पहुंच चुका है और किसी के हाथ में है। सवाल था, किसके? मैंने तुरंत मौके का मुआयना किया। चारों तरफ बर्फ थी और पेड़ों के बीच से हवा सीटी की तरह बज रही थी। जमीन पर पड़े खोलों को उठाकर देखा, वो बिल्कुल वही थे जिनका जिक्र रिपोर्टों में था। दूरी नापकर अंदाजा लगाया कि शूटर ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में गोली चलाई थी। लेकिन वहां कोई निशाना नहीं मिला, सिर्फ ट्रायल जैसा लग रहा था। ये और डराने वाली बात थी। इसका मतलब है कि असली निशाना अभी तय होना बाकी है। वापस लौटते वक्त मेरा मन भारी था। मुझे लग रहा था कि किसी बड़े हादसे से पहले हमें उसे रोकना होगा, लेकिन सुराग कम थे और समय हाथ से फिसल रहा था। शाम को अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी। उसका नाम था रकेल।
उसने खुद को डैनियल की भतीजी बताया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से रोई हों। उसने कहा, मैं जानती हूं आप मेरे चाचा से मिले थे। क्या आपको पता है उन्हें क्यों मारा गया? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया। वे कुछ ऐसा जानते थे जिसे कोई उजागर नहीं होने देना चाहता। शायद इसलिए उनकी जान ली गई। वह कांपती आवाज में बोली, उन्होंने मुझे कभी कभी पुरानी कहानियां सुनाई थीं, पर वे कहते थे कि सच बताना खतरनाक है। उनके पास कुछ पुराने कागज थे, लेकिन अब वो सब गायब हैं। मैंने उससे कहा कि अगर उसे कुछ याद आए, कोई नाम, कोई जगह, तो मुझे बताए। उसने सिर हिलाया और जाते जाते बोली, कृपया इस मामले को अधूरा मत छोड़िएगा। उसकी आंखों में भरोसा और डर दोनों थे। उसे मिलने के बाद मेरा मन और भारी हो गया। यह सिर्फ एक केस नहीं रहा था। यह अब उन परिवारों का दर्द भी था जो दशकों बाद भी युद्ध की छाया से नहीं निकल पाए। रात को मैंने नक्शे और दस्तावेज फिर से खोले। उनमें से एक नाम पर बार बार नजर जा रही थी, एरिक। यह वही आदमी था जिसका जिक्र पहले भी आया था। वह भी युद्ध के समय जर्मन समर्थक सैनिकों में था। रिपोर्ट कहती थी कि वह मारा गया, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले। अगर वह जिंदा है या उसका कोई उत्तराधिकारी है, तो यही लोग इस हथियार के पीछे हैं। अगले दिन मैंने उसकी तलाश शुरू की। कुछ पुराने आर्काइव्स में खोजने पर एक फोटो मिला, एरिक की। उसे देखकर मेरे भीतर अजीब बेचैनी हुई। चेहरे पर सख्ती, आंखों में आग और होंठों पर हल्की मुस्कान। ऐसा चेहरा किसी भी हद तक जा सकता है। मैं अभी फोटो देख ही रहा था कि फोन बजा। लाइन पर वही भारी आवाज थी, हैरी, तुमने बाजी अपने खिलाफ कर ली है। अगर पीछे नहीं हटे तो अगले नंबर पर तुम होगे। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिस साए को तुम जिंदा करना चाहते हो, मैं उसे खत्म करूंगा। लेकिन उससे पहले कि मैं और कुछ कहता, कॉल कट गई। मैं कुर्सी पर बैठा रहा, हाथ में रिसीवर पकड़े हुए। अब साफ था कि यह खेल मेरे और उनके बीच सीधा टकराव बन चुका है। वे मुझे डराना चाहते थे, लेकिन मेरे भीतर अब गुस्सा और बढ़ रहा था। रात को मैंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं। मुझे एरिक या उसके अनुयायियों तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि अगर देर हुई तो शायद कोई बड़ी जान चली जाएगी, और मैं यह बोझ अपनी आत्मा पर नहीं लेना चाहता था। सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी छाती पर कोई बोझ रख दिया गया है। रात को फोन पर मिली धमकी बार बार दिमाग में घूम रही थी। फिर भी मैंने खुद को संभाला और ऑफिस निकल पड़ा। बाहर बर्फ गिर रही थी और सर्द हवा चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थी। दफ्तर पहुंचते ही ब्योर्न मेरे पास आया। उसने धीरे से कहा, हैरी, सावधान रहना। लगता है कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। कल रात पुलिस को तुम्हारे अपार्टमेंट के पास अजीब हरकतें दिखीं। शायद कोई निगरानी कर रहा था। मैंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से सिहर गया। अब यह खेल और खतरनाक हो गया था। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। मैंने एरिक के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। आर्काइव्स खंगालते हुए पता चला कि युद्ध खत्म होने के बाद उसका नाम अचानक गायब हो गया। लेकिन कुछ गुप्त रिपोर्टों में लिखा था कि शायद वह रूस भाग गया था और वहां से किसी गुप्त संगठन के लिए काम करने लगा। यह सोचकर मेरी सांसें तेज हो गईं। अगर वह अब भी जिंदा है या उसके अनुयायी सक्रिय हैं, तो यह मामला नॉर्वे की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। मैंने नक्शे पर नजर डाली। उसमें एक और जगह का नाम चिह्नित था, शहर के बाहर एक पुराना ट्रेन स्टेशन। उसी दोपहर में वहां गया। स्टेशन सुनसान था, पटरी पर जंग लगी थी और चारों तरफ वीरानी फैली हुई। लेकिन जब मैं प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा तो देखा कि मिट्टी पर ताजे टायर के निशान हैं। इसका मतलब कोई हाल ही में यहां आया था। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। पुराने कमरे की खिड़की से झांका तो देखा कि 3 आदमी वहां बैठे बात कर रहे थे। उनके बीच मेज पर नक्शे और कुछ कागज फैले थे। मैंने कान लगाकर सुना। वे कह रहे थे, हथियार तैयार है, बस आदेश मिलते ही हमें काम शुरू करना है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं और करीब जाना चाहता था, लेकिन तभी लकड़ी का तख्ता मेरे पैरों के नीचे चरमराया। आवाज सुनते ही वे चौकन्ने हो गए। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने खिड़की से मुझे देख लिया। वहां है कोई, उसने चिल्लाकर कहा। फिर गोलियों की आवाज गूंजी। मैंने झुककर खुद को बचाया और दौड़ते हुए बाहर निकला। मेरे पीछे गोलियों की बौछार होती रही। किसी तरह गाड़ी तक पहुंचा और तेजी से इंजन स्टार्ट कर दिया। शीशे के पास से एक गोली गुजरी
और कांच टूट गया। लेकिन मैं किसी तरह वहां से निकल भागा। जब सांसें थोड़ी संभलीं, तो मुझे एहसास हुआ कि अब मामला मेरे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। वे लोग संगठित हैं, हथियारबंद हैं और किसी बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे जानते थे कि मैं उनके पीछे हूं। उस रात मैंने अपार्टमेंट की सारी लाइट्स बंद कर दी और पर्दों को कसकर खींच लिया। मेज पर नक्शे और नोट्स फैले थे। शराब का गिलास हाथ में था, लेकिन होंठों तक नहीं गया। मैं बस खिड़की के बाहर अंधेरे को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा है और मेरी हर हरकत देख रहा है। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पिस्तौल उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। आवाज फिर आई, हैरी, मैं हूं, रकेल। मैंने राहत की सांस ली और दरवाजा खोला। वह कांप रही थी। उसने अंदर आते ही कहा, मुझे डर लग रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैंने उसे बैठाया और पानी दिया। उसने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे याद आया कि मेरे चाचा ने एक बार एरिक का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर उसका नाम कभी फिर सुनो तो समझ लेना कि बुरे दिन आने वाले हैं। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। डैनियल ने सचमुच बहुत पहले चेतावनी छोड़ दी थी, लेकिन वह चेतावनी अब पूरी तरह सच हो रही थी। मैंने रकेल से कहा, यह मामला अब सिर्फ तुम्हारे परिवार या मेरे काम का नहीं है। यह पूरे देश का है और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया। मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, एरिक और उसके अनुयायियों को बेनकाब करना ही होगा, क्योंकि अगर देर हुई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। सुबह नींद टूटी तो कमरे में अब भी सन्नाटा था। रकेल सोफे पर लेटी थी। थकान से उसकी आंखें बंद थीं। मैंने धीरे से खिड़की खोली और बाहर झांका। सड़क पर हल्की बर्फ जमी थी, लेकिन दूर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। उसके शीशों पर धुंध जमी थी, जिससे भीतर कौन है साफ नहीं दिख रहा था। मैंने गौर से देखा तो लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। मैंने पर्दे खींच दिए और भीतर लौट आया। अब यकीन हो चुका था कि निगरानी मुझ पर ही नहीं, रखेल पर भी है। इसका मतलब था कि वे हमें डराकर चुप कराना चाहते हैं। मैंने जल्दी से कॉफी बनाई और नोटबुक खोली। उसमें सारे सुराग लिखे थे। डैनियल की मौत, नक्शे पर बने चिन्ह, कब्रिस्तान, झील, पुरानी बैरक और ट्रेन स्टेशन। इन सबको जोड़ने पर एक ही तस्वीर बन रही थी। एरिक और उसके अनुयायी किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे और उस हमले का केंद्र ओस्लो ही होगा। रकेल जाग गई। उसने थकी हुई आवाज में कहा, हैरी, मैंने एक और बात याद की है। चाचा कभी कभी एक पुराने गोदाम का जिक्र करते थे। कहते थे वहां कुछ ऐसा छिपा है जो किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैंने उससे तुरंत पूछा, कहाँ है वो गोदाम? उसने कुछ सोचकर जवाब दिया, शहर से थोड़ा बाहर, बंदरगाह के पास। मैंने तय किया कि हमें वहीं जाना होगा। दोपहर तक हम दोनों वहां पहुंच गए। जगह सुनसान थी। चारों तरफ जंग लगे कंटेनर और टूटी फूटी दीवारें। हवा में समुंदर की नम गंध थी। अंदर कदम रखते ही सन्नाटा और भारी हो गया। गोदाम के भीतर अंधेरा था। हमने टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। कोनों में जाले और पुराने बक्से पड़े थे। एक तरफ दीवार पर जर्मन भाषा में लिखावट दिखाई दी। मैंने पास जाकर पढ़ा, उनसरे जाइड कॉम्ट विदर, मतलब हमारा समय फिर आएगा। मेरे भीतर झटके से सिहरन दौड़ गई। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह उन लोगों का अड्डा था जो अब भी नाजी विचारधारा को जिंदा रखना चाहते थे। हम आगे बढ़े तो एक बड़ा संदूक मिला। जब उसे खोला तो अंदर हथियारों का ढेर था, राइफलें, पिस्तौलें और गोलियों के बक्से। उनमें से एक वही जर्मन राइफल थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मैंने उसे हाथ में लिया। उसका वजन भारी था और धातु ठंडी। ये वही हथियार था जो युद्ध के दौरान मौत की गूंज बन चुका था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, हथियार छोड़ दो, हैरी। हमने मुड़कर देखा तो 3 आदमी खड़े थे। उनके चेहरों पर नकाब थे और हाथों में बंदूकें। उनमें से एक की आवाज मैंने पहचान ली, वही जिसने फोन पर धमकी दी थी। मैंने धीरे से रखेल को पीछे हटाया और हथियार नीचे रख दिया। उनमें से एक ने कहा, तुम बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अब यहीं रुक जाओ। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर कस गई थीं। माहौल में मौत की गंध तैर रही थी। मैंने सोचा कि शायद यह आखिरी पल है, लेकिन तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। वे लोग चौंक गए। मैंने मौके का फायदा उठाया और रकेल को पकड़कर बगल के दरवाजे से बाहर भागा।
गोदाम में गोलियों की आवाज गूंजी। हम दोनों किसी तरह कंटेनरों के पीछे छिपे और सांस रोके रहे। सायरन करीब आता गया और फिर पुलिस गाड़ियों की रोशनी फैल गई। नकाबपोश भाग खड़े हुए। पुलिस ने जगह घेर ली। मैंने बॉस को सारी बात बताई, लेकिन उसकी आंखों में राहत नहीं थी, बल्कि चिंता थी। उसने कहा, हैरी, तुमने यह मामला और मुश्किल बना दिया है। ऊपर वाले चाहते थे कि यह सब छिपा रहे, लेकिन अब सब बाहर आ रहा है। मैंने गुस्से से कहा, सच छुपाने से खतरा और बढ़ेगा। ये लोग किसी बड़े हमले की तैयारी में हैं। अगर हमने अभी उन्हें नहीं रोका तो देर हो जाएगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरता रहा। रात को जब मैं अपार्टमेंट लौटा तो थकान हड्डियों में उतर गई थी, लेकिन नींद अब भी दूर थी। रखेल चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, डरो मत, हम उन्हें रोकेंगे। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे यकीन है कि आप करोगे, बस हार मत मानना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कहीं मुझे भी डर था। ये लड़ाई आसान नहीं थी और असली युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के छोटे से दरार से भीतर आ रही थी। मैं सोफे पर बैठा था, हाथ में कॉफी का कप और आंखें बाहर जमी सड़क पर। पिछली रात गोदाम की घटना अब भी दिमाग में घूम रही थी। हथियारों का ढेर, दीवार पर लिखी जर्मन पंक्ति और नकाबपोश आदमियों की आंखें, सब कुछ जैसे मेरे भीतर घुसकर बैठ गया था। रकेल धीरे से रसोई में आई। उसने धीमी आवाज में कहा, आज तुम और बाहर मत जाना, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, अगर मैं बाहर नहीं गया तो शायद और लोग हमेशा के लिए भीतर रह जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। मैंने ऑफिस जाकर अपने बॉस को रिपोर्ट दी। उसने कागजों को देखा, फिर गहरी सांस ली। हैरी, ऊपर से दबाव है। वे चाहते हैं कि इस मामले को शांत किया जाए। कहते हैं कि पुरानी बातें उखाड़ने से देश की छवि खराब होगी। मैंने गुस्से से कहा, देश की छवि से ज्यादा लोगों की जिंदगी मायने रखती है। ये लोग किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमने रोकथाम नहीं की तो नतीजे खून और आग में दिखेंगे। बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी बता रही थी कि वह सब कुछ समझ रहा है, फिर भी उसके हाथ बंधे हुए हैं। दोपहर को मुझे एक और सुराग मिला। आर्काइव्स से पता चला कि एरिक का एक पुराना साथी अब भी नॉर्वे में मौजूद है। उसका नाम था जोहान। दस्तावेजों में लिखा था कि वह युद्ध के बाद छिपकर लकड़ी के व्यापारी के रूप में काम करने लगा। लेकिन कुछ साल पहले उसका कारोबार अचानक बढ़ा और उसके पास बहुत पैसा आ गया। मैंने तुरंत उसका पता निकाला और वहां पहुंचा। यह जगह शहर से दूर जंगल के बीच थी। लकड़ी के बड़े बड़े ढेर पड़े थे और हवा में चीड़ की गंध थी। मैंने एक मजदूर से पूछा तो उसने कहा, जोहान साहब शायद गोदाम के अंदर हैं। मैं धीरे धीरे अंदर गया। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम वही हो ना, पुलिस वाला? मैंने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें अब भी नुकीली। यही जोहान था। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे एरिक के बारे में जानना है। उसने हल्की हंसी हंसी। एरिक, लोग कहते हैं वह मर गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके विचार कभी नहीं मरे और अब वे फिर लौट आए हैं। मैंने कड़ा लहजा अपनाया। मुझे सीधा जवाब दो, क्या वह जिंदा है? उसकी आंखें चमक उठी। शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन तुम उसे रोक नहीं पाओगे। वह युद्ध में जीता, युद्ध में हारा, लेकिन उसके भीतर जो आग है वह बुझी नहीं। अब वह आग पूरे शहर को जलाने वाली है। इतना कहकर वह अचानक चुप हो गया। उसके होंठों पर अजीब मुस्कान थी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बाहर से दो आदमियों ने मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया। एक के हाथ से पिस्तौल छीन ली और उसे धक्का देकर हटाया। दूसरे ने चाकू निकाला, लेकिन मैंने समय रहते उसके हाथ पर वार किया। अफरा तफरी में गोलियों की आवाज गूंजी। मजदूर चीखते हुए बाहर भाग गए। इस सब के बीच जोहान गायब हो गया। जब तक मैं बाहर पहुंचा, उसकी गाड़ी तेजी से दूर जाती दिखी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसका पीछा किया। सड़कें फिसलन भरी थीं, बर्फ लगातार गिर रही थी, लेकिन मैंने उसकी गाड़ी का पीछा छोड़ा नहीं। कुछ किलोमीटर बाद वह अचानक मुड़ा और जंगल के भीतर चला गया। मैं भी उसके पीछे गया। रास्ता संकारा था और दोनों तरफ ऊंचे पेड़ खड़े थे। अचानक उसकी गाड़ी रुकी। मैं नीचे उतरा, लेकिन तभी गोली चली। वह मेरे बिल्कुल पास से गुजरी। जोहान पेड़ों के बीच खड़ा था, हाथ में राइफल। उसकी आवाज गूंजी,
तुम बहुत देर कर चुके हो हैरी। अब एरिक का मिशन पूरा होगा। मैंने भी पिस्तौल तानी। अगर तुम सच जानते हो तो मुझे बताओ, वरना ये गोली तुम्हारी आखिरी होगी। वह हंसा। तुम समझते नहीं, ये सिर्फ हथियारों का मामला नहीं है। ये हमारी आत्मा, हमारा अतीत है। हम इतिहास को दोहराएंगे। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे, लेकिन फिर उसने अचानक भागने की कोशिश की। मैंने चेतावनी के लिए गोली चलाई। वह गिर पड़ा। उसके सीने से खून बहने लगा। मैं उसके पास पहुंचा। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने धीरे से कहा, एरिक, वह तुम्हारे सोच से भी करीब है। ओस्लो, संसद। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। संसद, इसका मतलब था कि उनका अगला निशाना देश का दिल था। अगर ये लोग सफल हो गए तो नॉर्वे का भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। जोहान के मुंह से निकला आखिरी शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहा था, संसद। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अगर सचमुच उनका अगला निशाना संसद है, तो इसका मतलब है कि पूरा देश खतरे में है। मैंने तुरंत रेडियो से पुलिस हेडक्वार्टर संपर्क किया और वहां की टीम को खबर दी। लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ सतर्कता काफी नहीं है। उन लोगों के पास हथियार हैं, योजना है और सबसे बढ़कर जुनून है। और ऐसे जुनून से पैदा हुआ हमला रोकना आसान नहीं। रात को मैं थका हारा अपार्टमेंट लौटा। रकेल खिड़की के पास खड़ी थी। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने संक्षेप में उसे सब बताया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सचमुच संसद पर हमला हुआ तो न जाने कितनी जानें जाएंगी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, इसलिए हमें इसे रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अगली सुबह पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच गई। संसद भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन मैं जानता था कि वे लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि सीधे वहीं घुस जाएं। उनकी योजना जरूर कहीं और से शुरू होगी। मैंने नक्शे फिर से देखे। संसद तक पहुंचने के 3 बड़े रास्ते थे, बंदरगाह से, जंगल की ओर से और शहर के भीतर से। गोदाम और जोहान का ठिकाना देखकर लग रहा था कि वे बंदरगाह वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस पर ध्यान केंद्रित किया। दोपहर तक मैं और ब्योर्न बंदरगाह पर पहुंच गए। ठंडी हवा और नमकीन गंध चारों तरफ फैली हुई थी। जहाज खड़े थे, क्रेन हिल रहे थे और मजदूर सामान उतार रहे थे। लेकिन भीड़ के बीच कुछ चेहरों पर नजर गई जो बाकी से अलग थे। वे बहुत शांत, बहुत सावधान दिख रहे थे। हमने छिपकर उनकी गतिविधियों को देखा। उनमें से 2 आदमी एक कंटेनर खोल रहे थे। अंदर से बड़े बड़े लकड़ी के बक्से निकाले। दूरबीन से देखा तो उन पर हथियारों के निशान बने थे। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनमें से एक ने हमें देख लिया। उसने इशारा किया और बाकी लोग तुरंत सक्रिय हो गए। गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मजदूर चीखते हुए इधर उधर भाग गए। पूरा बंदरगाह युद्ध भूमि बन गया। मैंने ब्योर्न को कहा, कवर लो, और खुद कंटेनरों के पीछे छिप गया। गोलियों के बीच से झांक कर देखा तो वे लोग हथियारों के बक्से एक ट्रक में लाद रहे थे। साफ था कि उनका अगला ठिकाना संसद की ओर ही है। मैंने मौके पर गोली चलाई और ट्रक के टायर पर निशाना साधा। एक टायर फट गया, लेकिन ड्राइवर ने फिर भी ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैंने और ब्योर्न ने गाड़ी स्टार्ट की और उनका पीछा शुरू किया। सड़क पर बर्फ थी, गाड़ियां फिसल रही थीं, लेकिन ट्रक तेजी से संसद की दिशा में जा रहा था। पीछा करते हुए मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, अगर यह ट्रक वहां पहुंचा तो तबाही तय है। शहर के भीतर आते ही सायरन बजने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गोलियां चल रही थीं, लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। ओस्लो की सड़कों पर अराजकता फैल गई। मैंने गाड़ी को तेज किया और ट्रक के बिल्कुल बगल में ले आया। खिड़की खोलकर ड्राइवर पर निशाना साधा। गोली चली और उसका हाथ ढीला पड़ गया। ट्रक डगमगाया और सड़क किनारे जाकर पलट गया। एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं और धातु के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। मैं और ब्योर्न किसी तरह बच गए, लेकिन ट्रक से निकलकर कुछ लोग फिर भाग खड़े हुए। मैंने उनमें से एक को पहचाना। वही आवाज, वही चाल, एरिक। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया, लेकिन मेरी आत्मा ने पहचान लिया कि वही है। वह भीड़ में गुम हो गया। मैंने कोशिश की, लेकिन उस वक्त उसे पकड़ना असंभव था। बचाव दल आ पहुंचा। चारों तरफ अफरा तफरी थी। संसद की ओर जाने वाला रास्ता तो हमने रोक दिया था,
लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एरिक अब भी जिंदा था और जब तक वह जिंदा है, यह जंग खत्म नहीं होगी। रात को अपार्टमेंट में रखेल ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसने धीरे से कहा, हैरी, क्या तुम सच में उसे रोक पाओगे? मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, शायद। लेकिन अगर मैं नहीं रुका तो कोई और कभी नहीं रोक पाएगा। ट्रक पलटने और हथियार जब्त होने के बाद शहर में थोड़ी राहत तो आई, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि भीड़ के बीच मैंने एरिक की झलक देखी थी। अगर वह अब भी आजाद है, तो इसका मतलब है कि उसने कोई और रास्ता पहले से सोच रखा है। ऐसे लोग कभी एक ही योजना पर भरोसा नहीं करते। अगली सुबह मैं हेडक्वार्टर पहुंचा तो वहां सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। संसद के चारों ओर पुलिस की गाड़ियां, जवान और बैरिकेड्स लगे थे। लेकिन मेरी नजर में यह सब नाकाफी था। मैंने बॉस से कहा, अगर एरिक सचमुच संसद पर हमला करना चाहता है, तो वह सीधा सामने से नहीं आएगा। वह कोई और रास्ता चुनेगा। हमें उसके दिमाग से सोचना होगा। बॉस ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी थकी हुई आंखों से लगा कि वह भी निराश है। मैंने अपने डेस्क पर नक्शे फैलाए और देर तक सोचता रहा। अचानक मेरी नजर संसद के नीचे बने पुराने सुरंगों के निशान पर पड़ी। ये सुरंगें युद्ध के समय बनाई गई थीं, ताकि आपात स्थिति में नेताओं को सुरक्षित निकाला जा सके। अब वे बंद मानी जाती थीं, लेकिन अगर कोई उन्हें जानता है, तो वे सबसे आसान रास्ता बन सकते हैं। मैंने तुरंत ब्योन को बुलाया और कहा, हमें उन सुरंगों की जांच करनी होगी। शाम होते होते हम दोनों टॉर्च और हथियार लेकर सुरंग की ओर पहुंचे। प्रवेश द्वार छिपा हुआ था, लेकिन थोड़ी मेहनत से हमने उसे ढूंढ निकाला। अंदर अंधेरा और नमी थी। दीवारों पर फफूंद जमी थी और हवा भारी थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक हमें ताजे पैरों के निशान दिखे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि कोई हाल ही में यहां आया था, और वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता था। हम और आगे बढ़े तो सुरंग दो हिस्सों में बंट गई। ब्योरन ने कहा, हमें अलग अलग जाना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे डर था कि कहीं यह उसका आखिरी फैसला न बन जाए, लेकिन मैंने सिर हिलाया। सावधान रहना। मैं बाएं रास्ते पर गया। अंधेरा गहरा था, बस टॉर्च की हल्की रोशनी थी। अचानक मुझे दूर किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। मैं धीरे धीरे पास पहुंचा और देखा कि तीन आदमी हथियार लेकर खड़े हैं। उनमें से एक वही था, एरिक। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। बूढ़ा हो चुका था, झुर्रियां गहरी थीं, लेकिन आंखों में वही आग जल रही थी। वह अपने साथियों से कह रहा था, आज रात हमारी होगी। हम उन्हें दिखाएंगे कि नॉर्वे का दिल अब भी हमारे साथ धड़कता है। मेरे भीतर गुस्सा भर गया, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। अचानक पीछे से एक आवाज आई, गोलियों की। शायद ब्योर्न दूसरी तरफ भिड़ गया था। एरिक और उसके लोग चौंक कर मेरी ओर देखे। अब छिपने का मौका नहीं था। मैंने पिस्तौल तानी और गोली चलाई। अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। धुआं और बारूद की गंध से हवा भर गई। एक आदमी गिर पड़ा। बाकी ने भी मुझ पर गोली चलाई। मैं दीवार के पीछे छिप गया। एरिक की आवाज गूंजी, हैरी होल, मैं जानता था तुम यहां आओगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा अतीत खत्म हो चुका है एरिक। अब कोई तुम्हें नायक नहीं मानेगा। तुम बस एक हत्यारे हो। वह हंसा। उसकी हंसी अंधेरे सुरंग में गूंज उठी। तुम गलत हो। मैं इतिहास लिख रहा हूं, और तुम सिर्फ फुटनोट बनोगे। मैंने पूरी ताकत से जवाबी गोली चलाई। इस बीच पुलिस भी पीछे से सुरंग में घुस आई। अफरा तफरी मच गई। एरिक ने धुआं छोड़ने वाला बम फेंका और अंधेरे में गायब हो गया। जब धुआं छौंटा तो बस खून और गोलियों के खोल बचे थे। एक आदमी मर चुका था, दूसरा घायल पड़ा था, लेकिन एरिक फिर भी भाग निकला। मैं दीवार से टिक कर खड़ा रहा। सांसें तेज चल रही थीं और माथे पर पसीना था। ब्योर्न मेरे पास आया। उसके हाथ पर खून था, लेकिन वह ठीक था। उसने कहा, हमने उसे लगभग पकड़ लिया था। मैंने धीमी आवाज में कहा, लगभग काफी नहीं है। जब तक वह जिंदा है, खतरा जिंदा है। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें पता था कि अगली भिड़ंत ही आखिरी होगी, और उस भिड़ंत में या तो एरिक खत्म होगा या मैं। सुरंग की उस रात के बाद नींद मेरी आंखों से हमेशा के लिए गायब हो गई। जब भी आंखें बंद करता, एरिक का चेहरा सामने आ जाता। उसकी आंखों में आग थी, जैसे वह मौत से भी डरता नहीं। मुझे साफ समझ आ गया था कि अगली बार जब हम आमने सामने होंगे,
तभी यह खेल खत्म होगा। 2 दिन तक मैंने संसद और उसके आसपास की हरकतों पर नजर रखी। शहर शांत दिख रहा था, लेकिन यह शांति झूठी थी। मुझे अंदर से लग रहा था कि एरिक कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। तीसरे दिन मुझे एक सूचना मिली। एक पुराने सैनिक अस्पताल में किसी ने एरिक जैसा आदमी देखा था। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और वहां पहुंचा। अस्पताल अब आधा खंडहर था, पर अंदर कुछ कमरे अब भी इस्तेमाल किए जाते थे। हवा में दवाइयों की गंध थी, लेकिन उस गंध के पीछे एक अजीब सा डर भी था। मैंने अंदर कदम रखा। गलियारे सुनसान थे। अचानक मुझे फर्श पर ताजे पैरों के निशान दिखे। मैंने पिस्तौल संभाली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक कमरे से धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने झांक कर देखा। वहां एरिक खड़ा था। सामने दीवार पर नॉर्वे का नक्शा टंगा था। उसने उस पर लाल निशान लगाए थे। संसद, रेलवे स्टेशन और एक चौक। वह अपने साथियों को बता रहा था, अगर संसद तक पहुंचना मुश्किल हुआ तो हम चौक को निशाना बनाएंगे। वहां लोग इकट्ठे होंगे। एक ही धमाका काफी होगा। मेरे भीतर खून खौल उठा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने कमरे में कदम रखा और चिल्लाया, एरिक! वह मुड़ा। उसकी आंखों में मुझे देखकर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा हो। उसने कहा, हैरी होल, आखिरकार हम आमने सामने हैं। उसके लोग तुरंत हथियार उठाने लगे। मैंने बिना देर किए गोली चलाई। एक आदमी गिर पड़ा। बाकी ने भी जवाबी गोलीबारी की। कमरा धुएं और बारूद से भर गया। दीवारों पर गोलियों के निशान पड़ते गए। एरिक अब भी खड़ा था, शांत, जैसे यह सब उसके लिए खेल हो। उसने पिस्तौल उठाई और मेरी ओर निशाना साधा, लेकिन मैंने समय रहते खुद को फर्श पर गिरा दिया। उसकी गोली मेरे सिर के ऊपर से गुजरी। मैंने पलटकर गोली चलाई। वह दीवार से टकराई और एरिक के हाथ से पिस्तौल गिर गई। वह फिर भी हंस रहा था। तुम सोचते हो गोली से मैं मर जाऊंगा? मैं विचार हूं, हैरी। विचार को कौन मार सकता है? मैं उसके करीब पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में वही जिद। मैंने कहा, हाँ, विचार नहीं मरते, लेकिन उन पर चलने वाले लोग मरते हैं। और आज तुम्हारी बारी है। वह अचानक मुझ पर झपटा। हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। उसके हाथ लोहे की तरह थे। उसने मेरा गला दबाना शुरू किया। मेरी सांस रुक रही थी, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर उसकी पकड़ ढीली की और पास पड़ी पिस्तौल उठाकर उसके सीने पर तान दी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए धीमी हंसी हंसी। गोली चलाओ, हैरी, लेकिन याद रखना, मेरी जगह कोई और लेगा। नफरत हमेशा लौटती है। मैंने बिना कुछ कहे ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें चमक बुझ चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। धुआं धीरे धीरे छौंट रहा था। उसके बाकी साथी भाग चुके थे। मैं दीवार से टिक कर बैठ गया। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति थी। यह लड़ाई लंबी थी, लेकिन आखिरकार खत्म हो गई थी। बाहर जब पुलिस पहुंची तो मैंने उन्हें सब बताया। एरिक का शव उठाकर ले जाया गया। उसके चेहरे की आखिरी मुस्कान अब भी मेरे दिमाग में थी। कुछ दिनों बाद संसद ने फिर से काम करना शुरू किया। शहर अपनी रफ्तार में लौट आया, लेकिन मैं जानता था कि इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। डैनियल जैसे लोग अपनी जान देकर हमें चेतावनी दे चुके थे, और अब एरिक की मौत ने उस अध्याय को बंद कर दिया था। रखेल मेरे पास आई। उसने धीरे से कहा, अब सब खत्म हो गया? मैंने खिड़की से बाहर बर्फ को देखते हुए जवाब दिया, खत्म शायद, लेकिन नफरत की छाया कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। हमें बस उसे रोकते रहना पड़ता है। उसने मेरा हाथ थामा और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उस मुस्कान में दर्द भी था और उम्मीद भी। मैंने गहरी सांस ली। बाहर बर्फ गिर रही थी। शहर शांत था, लेकिन मेरे भीतर यह साफ था कि यह शांति हमेशा अस्थायी होती है, और शायद यही मेरी किस्मत है, हर बार अंधेरे के पीछे भागना ताकि रोशनी जिंदा रह सके। तो दोस्तों, ये थी आज की मजेदार और रोमांचक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना रात राजा।